नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। इससे पहले के दो वीडियो के अंदर हम निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र यानी दो बिंदुओं के मध्य किस प्रकार से दूरी निकाली जाती है यदि उन दोनों के निर्देशांक हमें पता हो, और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी भी निकालना हमने सीखा था। अब प्रश्न आपको इस प्रकार से दे सकता है कि चार बिंदुओं के आपको निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हों और वो बोलें कि इसी सीक्वेंस में अगर उनको मिलाया जाए तो वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बनाते हैं। प्रूव करो कि ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अगर हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, यानी कि ए बी सी डी अगर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं तो ए बी और सामने वाले पॉइंट जो साइड है सी डी की लेंथ अगर बराबर हो जाए, लंबाई अगर बराबर हो जाए, और ये दूसरी की तरफ जो आपका होगा उसमें AD और BC की लंबाई जो है वो दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो इस प्रकार से आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हम प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है, अगर वो आपको पैरेललोग्राम की बजाय बोलता है प्रूव करो कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर डिफरेंस क्या होता है? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस ये होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, जबकि रेक्टेंगल यानी कि आयत के अंदर दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं। तो वहां पर आप आमने सामने की भुजा बराबर करने के बाद में दोनों ही विकर्णों की लंबाई भी निकालेंगे, और अगर विकर्णों की लंबाई भी बराबर आ जाती है तो इसका मतलब वह एक आयत यानी कि रेक्टेंगल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अगर यदि नहीं आती है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। तो हम वहां यस और नो लगा लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको यह बोलता है कि प्रूव करो कि यह एक स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, तो उसमें क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी और इसी के साथ में डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि चारों साइड इक्वल रोम्बस में भी होती है लेकिन उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो स्क्वायर के लिए हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो। रोम्बस के लिए हमें सिर्फ चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हों, यानी 3 ऐसे पॉइंट्स जो एक ही रेखा पर ना आते हों, सरेख पॉइंट नहीं, बिंदु नहीं है, तो उन तीनों को जब हम मिलाएंगे आपस में तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा। उन तीनों के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक अगर आपको दे रखे हैं तो उसका एरिया जो है यानी कि क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उन निर्देशांकों की सहायता से, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसका प्रयोग क्या होगा कि आपको एक चतुर्भुज दे देगा क्वाड्रिलेटरल, उसके चारों जो वर्टिसेस हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और आपको बोलेगा कि इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो हम कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे तो वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके हम उसे ऐड कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे देता है और आपसे बोलता है कि प्रूव करो कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है यानी कि सरेख है, एक ही रेखा के ऊपर आ रहे हैं, ये भी हमें सिद्ध करना होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज की एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या है कि त्रिभुज की जो तीनों साइड्स होती हैं यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं, इनकी मेजरमेंट्स जो होती है उनका सम जो होता है, 2 साइड्स का मेजरमेंट या सम जो होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है उससे बाकी वाली दोनों का सम जो होता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार का रूल होता है त्रिभुज के अंदर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है तो यानी कि 2 और 3 से ये हमेशा यानी कि 5 से हमेशा क्या होगी, ये बड़ी ही होगी। अगर ये वाली साइड की बात करूं तो मैं इस साइड की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा 5 से बड़ी होगी। और अगर ये 5 के बराबर हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 जो है यानी कि ये जो बिंदु ए बी सी अगर है तो ये बिंदु ए जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन करके वो क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो कभी कभी आपको जब ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं और आपको पूछता है कि प्रूव करो कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, तो इसके 2 मेथड है। एक तो आप इन तीनों के लिए अभी जो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वो अप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि यस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाँ यह बिंदु तीनों सरेख है। ठीक है,
दूसरा तरीका यह है कि इन तीनों की हम निकाल लेते हैं लंबाई, यानी कि बी से ए की, ए से सी की और बी से सी की, तीनों लंबाई निकाल लेते हैं। किसी दो लंबाई को जोड़ने पर तीसरी के बराबर आएगा। यदि आता है बराबर, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो जो है सररेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब इसमें ध्यान रखने लायक ये बात है कि ए बी, तो यहाँ दोनों में बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब बी जो है वो ए सी के बीच में है, ए सी के बीच में बी है। इस तरह से लाइन बनेगी। अगर यही ऐसा होता तो इसमें क्या होता, ए बीच में होता, क्योंकि दोनों में कॉमन इस बार कौन है, ए है। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें इस कंडीशन में कौन बीच में आ रहा है, सी बीच में आ रहा है। तो इस टाइप से हो सकता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किन्हीं भी दो को ऐड करने पर तीसरी वाली के बराबर इन तीनों को जब हम करेंगे तो आ जाता है। तो ये लंबाइयां हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज के यदि तीनों शीर्ष बिंदु यानी कि वर्टिसेस जो हैं उनके यदि हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, यानी कि कार्तीय तल हो गया। और मान लीजिए कि मुझे कोई तीन बिंदु दे रखे हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये तीन बिंदु मुझे दे रखे हैं, समझ लीजिए ये आपका बिंदु हो गया ए, ये बी और ये सी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है, आप समझ लीजिए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x3, y3, ठीक है। इन तीनों को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, यानी कि त्रिभुज मिल रहा है। और मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो हम पिछले दो डेरिवेशन में करते आए वही काम करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ जा करके टच कर रहे हैं। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, इसी प्रकार से इसको देख लेंगे हम और यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ लीजिए D, ये E और ये F हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x3, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, 0। ये आपका x एक्सिस है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, 0, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका y1, यहाँ होगा आपका y2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका y3। इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कि हमें ये वाला रीजन निकालना है। देखिए ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये पूरे का ABC का मतलब यही हो गया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं पैरेललोग्राम A, D, E और B, ये वाला जो समलंब चतुर्भुज है, माफ कीजिए ट्रेपेजियम है ना, समलंब चतुर्भुज, ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम क्यों है देखिए, क्योंकि हमने क्या कहा, हम ये हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो जाता है तो वो ट्रेपेजियम होता है। और जो पैरेलल साइड्स होती है उनका सम करके हाइट से मल्टीप्लाई करके और हाफ कर दिया जाए तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि जो आपका समलंब चतुर्भुज होता है उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, दोनों साइड्स जो आपकी हैं उनको ऐड करके हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ अगर हम कर देते हैं तो यहाँ हाइट क्या होगी, D से E। तो और DE कितना है, E तक कितना है, x2 है, ये कितना है, x2 है, और ये कितना है, x1 है। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा ये DE, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, DE हो गया आपका x2 माइनस x1, ठीक है। इसी के साथ मुझे ये साइड चाहिए, एक तो AD, तो AD कितना है भाई, AD है y1 के इक्वल, ठीक है। और EB कितना है या BE कितना है, BE है y2 के इक्वल। ये इसकी लेंथ हो गई यूनिट्स में अगर हम बात करें तो, ठीक है, इकाई, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, यानी ये जो एरिया फाइंड आउट होगा वो किसका होगा, देखिए ये पूरा वाला, ये पूरा, ठीक है।
और इसी के साथ में मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इसका जो बेस है वो टेढ़ा है, फिर हाइट में मुझे पता नहीं है परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह मुझे पता नहीं है, तो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ। मैंने एक ट्रेपेजियम ये वाला ले लिया और दूसरा ट्रेपेजियम ये वाला ले रहा हूँ, देखिए सामने वाला इधर की तरफ वाला, ये वाला ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम BCFE, ये वाला ट्रेपेजियम, ठीक है, इधर वाला। इन दोनों ट्रेपेजियम का सम ऐड करके उसमें से मैं अगर इस ट्रेपेजियम को माइनस कर देता हूँ, ये वाला ट्रेपेजियम नीचे वाला, इस फिगर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पीछे ट्रायंगल बच जाएगा। यही काम मुझे करना है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ABC जो है उसके लिए बात करता हूँ मैं, तो क्या आएगा देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये BEFC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए हम वही पॉइंट्स ले रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से चलना है। और फिर लास्ट में कौन सा होगा, ADFC माइनस हो जाएगा इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADFC, ठीक है। इसके लिए बात करता हूँ हाफ इंटू, तो यहाँ क्या होगा AD प्लस BE इंटू हाइट कितनी है इसकी DE, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो हाफ इंटू इसकी जो साइड्स हैं वो कौन है, BE और CF, BE प्लस CF इंटू हाइट कितनी है EF, माइनस हाफ इंटू इसकी साइड देखता हूँ तो AD और CF है, AD प्लस CF इंटू हाइट इसकी कितनी हो जाएगी D से F तक, DF हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि एरिया जो है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव फिगर में लिखा जाता है, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता नहीं है इसलिए, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव आएगा उसे भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे, इसलिए मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, मॉडुलस लगा रहा हूँ। और मोड का मतलब यही होता है कि जो भी नंबर या फिगर उसमें दिया हुआ है उसे एट लास्ट, सबसे लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसे हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम एरिया को नेगेटिव काउंट कभी नहीं करते हैं, ठीक है। यदि हो भी रहा है तो वो आपको ये बताएगा, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ नेगेटिव पोर्शन में भी आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तीनों में से हाफ कॉमन आ रहा है, आधा मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वैसे अब आप सीख गए हैं कि किस प्रकार से हम इनकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो इन सब में से आधा कॉमन आ गया है। और अब देखिए AD प्लस BE, AD कितना है Y1 और BE कितना है Y2, यानी क्या होगा Y1 प्लस Y2 इंटू कितना है DE, इंटू कितना है DE, DE कितना है X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 प्लस ये हो गया फर्स्ट वाला, हाफ कॉमन आ चुका। अब देखिए BE प्लस CF, BE कितना है, BE है हमारा Y2 प्लस CF कितना है Y3, और ये वाली हाइट होगी इसकी EF, तो देखिए X3 माइनस X2, X3 माइनस X2, माइनस करना है मुझे, ये दोनों प्लस होंगे, यानी कि AD और यानी कि Y1 प्लस Y3, और हाइट जो है वो उसकी DF है, यानी X3 माइनस X1, ये हो गया। इसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। हाफ ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, X2 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा देखिए X2 Y1 प्लस X2 Y2 माइनस X1 मल्टीप्लाई करते हैं, X1 Y1 माइनस X1 Y2, फिर ये हो जाएगा प्लस X3 Y2 प्लस X3 Y3 माइनस X2 Y2 माइनस X2 Y3, फिर ये वाला कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी बाहर भी नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव था इसलिए कोई चेंज नहीं होता, यहाँ नेगेटिव है मतलब अंदर साइन चेंज होंगे, तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन बाहर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा, X3 Y1, फिर ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं फिर लेकिन बाहर वाला नेगेटिव इसे माइनस कर देगा, X3 Y3, अब ये माइनस का इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन बाहर वाला नेगेटिव इसे वापस पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस X1 Y1 प्लस X1 Y3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन हो, जैसे ये X1
y1 है और ये रहा x1 y1, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे ही देखिए x3 y3 और ये रहा x3 y3, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। ये देखिए x2 y2 और ये रहा x2 y2, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या बच रहा है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बच रहा है। अच्छा, मैं जिनमें x वेरिएबल सेम है उनको मैं पास पास में ले लेता हूँ, यानी उनके पेयरिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले हम x1 लेते हैं, ये रहा x1 एक तो, और एक x1 कहाँ है हमारा, ये रहा। तो x1 के साथ में क्या आ रहा है देखिए y3, और x1 के साथ में क्या आ रहा है यहाँ पर y2 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो हम ये ले लेते हैं हाफ, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा x1 y3 माइनस x1 y2। ठीक है, अब लेते हैं आगे की तरफ, फिर x2 ले लेते हैं, x2 ले लेते हैं। अगर मैं इसको ये ब्रैकेट हटा देता हूँ एक बार, बाद में लिखेंगे इसे। x2 लेता हूँ मैं, x2 ये रहा। तो क्या है देखिए प्लस x2 y1 x2 y3 माइनस x2 y3। ठीक है, अब x3 ले लेते हैं, ये रहा प्लस x3 y2 और यहाँ लास्ट में ये जो है x3 ये रहा। ठीक है, x3 माइनस x3 y1 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखिए हाफ, और इसे मैं क्या कर दूंगा, मोड लग रहा है। ठीक है ना, मोड लगा, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ इन दोनों में से मैंने x1 कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया, x1 कॉमन लिया है। तो यहाँ क्या आ रहा है देखिए, यहाँ जो होगा वो नंबर हो जाएगा y3 माइनस y2। ठीक है, यहाँ मैं x2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ आएगा आपका y1 माइनस y3। ठीक है, और एट लास्ट सबसे लास्ट के अंदर अगर मैं x3 कॉमन लेता हूँ तो आता है y2 माइनस y1। अब आप कहेंगे ये सूत्र तो हमारी किताब में जो दे रखा है उससे अलग है। अलग कुछ भी नहीं है, मैंने आपको अभी कहा है कि देखिए 5 माइनस 3 इंटू 2 या 3 माइनस 5 इंटू 2 जब ये होगा, और बीच में तो सबके साथ प्लस का ही है, यानी सब ऐड होंगे। तो अब देखिए 5 माइनस 3 होगा, कितना हो गया यहाँ 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 4, जबकि यहाँ कितना होगा -2 इंटू 2 कितना होगा -4 होगा। लेकिन ये जो मोड है, ये मोड की वजह से ये दोनों ही क्या काउंट होंगे, 4 काउंट होंगे। तो इसलिए फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर मैं यही x3 y3 जो है वो यहाँ रखता और x2 y2 जो है उसको इस कोऑर्डिनेट की जगह रखता, तो मुझे वही फॉर्मूला मिलता जो आपकी बुक में जनरली दे रखा होता है। ठीक है, उसको याद रखने का तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको याद रखना है। आपको ध्यान रखना है कि x हमेशा ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर कौन है, y है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ तो आपका बाहर रहेगा ही। ठीक है, समझ लीजिए बेस इंटू हाइट हो रहा है हर जगह पर, बेस इंटू हाइट हो रहा है। ठीक है, और 3 छोटे छोटे पार्ट में है तो वो डिवाइड होकर के ऐड हो रहे हैं, तो उसको देखते हैं। हमें ये याद रखना है कि सीक्वेंस हमेशा 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में वापस 1 आता है। ये हमें याद रखना है, ये सर्कल हमें याद रखना है। ये सर्कल क्या बन रहा है देखिए 1 2 3। ठीक है, ये सर्कल याद रखना है। और x बाहर हैं सारे और y अंदर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने x लिया, फिर y माइनस y, फिर से वही काम x y माइनस y, और फिर से वही काम x एंड y माइनस y। ठीक है, अब इस सर्कल को यूज करेंगे। पहले x को नंबर देते हैं, पहला x 1 हो गया, दूसरा x 2 हो गया और तीसरा x 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 आ गया है तो अब कौन आएगा 2 और 3, तो यहाँ 2 3, यानी जो चीज़ x में आ गई है, जो वेरिएबल x में आ गया है उसके साथ में वो वाला वेरिएबल नहीं रहेगा। यानी x1 यहाँ आ गया तो y1 इसमें नहीं रहेगा, 2 और 3, तो 1 2 3। इसके बाद में देखिए x2 है तो 2 के बाद में क्या आता है 3 आता है, और फिर क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ 1 हो गया। 3 है तो 3 के बाद में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और फिर वापस कौन आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 1 2 3 का जो साइकिल है यही साइकिल चल रहा है। पहले x के लिए 1 2 3 अप्लाई होगा, फिर यहाँ 1 आ गया है तो 2 3, 2 है तो 3 1 और 3 है तो 1 2। ठीक है, देखिए वही है 1 माइनस 2 हो रहा है, यहाँ भी वही है। ठीक है, बस वो मोड की वजह से चेंज हो जाएगा। तो मोड जो डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है वो हो गया आपका
अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के क्या दे रखे हों, कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हाफ इंटू x1 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y1। अगर और इसमें अगर आप पुट करते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को और एरिया जो है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बना है, वो क्या है, तीनों ही पॉइंट जो है वो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर है या लाइन के ऊपर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो जब आपको कोलिनियर के लिए बोलता है तो आप इसमें पुट करके एरिया 0 भी निकाल के कर सकते हो, और नहीं तो आप तीनों ही लेंथ निकालिए और किसी दो लेंथ का सम करके आप तीसरे को इक्वल अगर आ रही है तो भी वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट रह गया था। पिछले वीडियो में मैंने शायद बोला था कि मुझे इतना याद आ रहा है, वो आरबीएससी की वजह से हो गया, क्योंकि आरबीएससी के अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो है ही नहीं। ठीक है, तो सीबीएसई या एनसीईआरटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 11th क्लास में भी हैं आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल और 10th क्लास में भी है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।